Good evening. Good evening, sir. All right. हाँ जी, गुड इवनिंग ओम एंड सिद्रा, गुड इवनिंग। ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है। वी हैव डन दिस टीआरएनए का एक आइडिया व्हाट एक्चुअली डज, एंड यही है आपका जो आपके अमाइनो एसिड को कैरी करके लाता है आपके एमआरएनए के पास, एंड वहां से आपका स्टोरी वहां पे स्टार्ट होता है। सो जब मेरा अमाइनो एसिड सिंथेटिस की जब हम बात करते हैं, तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे कर रहा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दैट मीन्स आपके अमाइनो एसिड को यहाँ पे लगाया जाएगा आपके टीआरएनए के ऊपर, और टीआरएनए के ऊपर भी वो स्पेसिफिकली लगाया जाता है आपके 3' रीजन के ऊपर। 3' रीजन जो हमारा यहाँ पे है, उसके ऊपर हम इसे यहाँ पे लगाते हैं। अगेन योगिता, क्योंकि आप क्लास में नए हो, आपको एकदम से बीच में से ये सब स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स ओके। अगर कुछ चीजें समझ आपको नहीं आएगी तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स ओके, क्योंकि ये सब बीच में से हो रहा है आपके लिए। ठीक है, बट या स्टे विद अस विद द, जब होगा वो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, जो हम नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो वहां से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स ओके इफ यू आर फाइंडिंग इट स्लाइटली डिफिकल्ट, राइट? ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यू हैव दिस एंजाइम जो आपको यहाँ पे काम कर रहा है, यू आर फाइंडिंग दिस एंजाइम एक्चुअली हैविंग दिस एयूजी एज अ इनिशिएटर कोडॉन, और ये कोडॉन को कोड करने के लिए आपका जो अमाइनो एसिड यहाँ पे आता है वो आपका यहाँ पे होगा मिथ्योनाइन। याद रखना, आपका ट्रांसलेशन हमेशा स्टार्ट होगा आपके इनिशिएटर कोडॉन से, और इनिशिएटर कोडॉन जो आपका एमआरएनए के ऊपर लगा हुआ होगा, दैट इज गोइंग टू बी द एयूजी, और एयूजी को कोड करता है आपका जो अमाइनो एसिड, दैट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज माय मिथ्योनाइन। और मिथ्योनाइन को टीआरएनए पे लगाने का काम होता है मेरे अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का। तो ये मेरा एंजाइम है जो मेरे मिथ्योनाइन को टीआरएनए के ऊपर लगा के देगा, और ये सब करने में आपको एनर्जी लगती है। टू मेक दिस हैपन यू हैव टू इन्वेस्ट द एनर्जी। सो नाउ यू हैव दिस एंजाइम, यू हैव योर राइबोसोम्स, याद रखना, यू हैव योर एटीएस राइबोसोम्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वी आर स्टडिंग द यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, दैट्स व्हाई 60S है इसका लार्जर यूनिट, एंड यू हैव अ स्मॉलर यूनिट व्हिच इज व्हाई 40S। अब लार्जर स्मॉलर में से सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होगा ट्रांसलेशन के अंदर, 60S या 40S? 40S वाला 40 सबसे पहले आपका 40S इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे यहाँ पे होगी, मेरा 40S जाके बैठेगा, या आई वुड से मेरा एमआरएनए जाके बैठेगा 40S के ऊपर। मेरा मैसेंजर आरएनए विल कम एंड सिट ऑन द 40S यूनिट ऑफ माय राइबोसोम, जो मेरा स्मॉलर यूनिट है, उसके ऊपर एमआरएनए जाके यहाँ पे अपने आप को प्लेस करेगा। ये करने के लिए भी आपके यहाँ पे एनर्जी लगती है, हर एक स्टेप पे आपके यहाँ पे एनर्जी लगती है। हमें यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी, बट याद रखना एनर्जी आपके यहाँ पे यूज की जाती है। इसके बाद क्या होगा, यू विल फाइंड कि आप हमेशा याद रखना कि आपका जो एमआरएनए है उसके ऊपर आपको आपके सीक्वेंस मिलेगा, आपके कोडॉन्स आपको हमें मिलेंगे। आपका स्टार्टिंग कोडॉन आपका यहाँ पे होता है एयूजी, स्टार्टिंग कोडॉन आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका एयूजी। अब जो थर्ड स्टेप आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी, मेरा यहाँ पे टीआरएनए आके बैठेगा। सो माय टीआरएनए विल कम एंड विल फॉर्म द बॉन्डिंग विद माय एयूजी सीक्वेंस, या मैं कहूंगा जो मेरे यहाँ पे जो कोडॉन है एयूजी कोडॉन, उनके साथ आगे वो पेयर बॉन्डिंग यहाँ पे करेगा। और जब वो पेयर बॉन्डिंग यहाँ पे करेगा, टीआरएनए विल फॉर्म अ बॉन्ड ओवर देयर, एंड दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी माय हाइड्रोजन बॉन्ड। टीआरएनए यहाँ पे आएगा, जिसके एंटी कोडॉन के ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स, विल हैव दिस 3 न्यूक्लियोटाइड एट द एंटीकोडॉन एंड के ऊपर, और यहाँ पे आके ये बॉन्डिंग करेंगे, दे विल डू द बॉन्डिंग विद दिस पर्टिकुलर कोडॉन। और ये जो बॉन्डिंग आपके यहाँ पे हो रही होती है, दिस बॉन्डिंग व्हिच इज बीन डन ओवर देयर, दिस बॉन्डिंग ओवर देयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप यहाँ पे कर लेते हो, सो यू डू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवर हियर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे करने के बाद आपका टीआरएनए आपका यहाँ पे प्लेस किया जा चुका है। सो योर टीआरएनए हैज अटैच इटसेल्फ टू द एयूजी, और यहाँ पे अटैच करने के बाद, सो ये आपका एक इवेंट यहाँ पे हो चुका है। अब जो दूसरी चीज आपकी यहाँ पे होगी, दैट इज गोइंग टू बी कि आपका लार्जर यूनिट आपका यहाँ पे आएगा। सो मेरा टीआरएनए आया सबसे पहला वाला, लेके आया मेरे मिथ्योनाइन को, याद रखना इट हैज ब्रॉट माय अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन, ये मेरा अमाइनो एसिड है, इसको यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे अटैच हो चुका है। एंड अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड माय लार्जर यूनिट इज गोइंग टू कम। मेरा लार्जर यूनिट मेरा आता है और इसके ऊपर आके बैठ जाता है। सो मेरा जो लार्ज यूनिट था वो मेरा आके यहाँ पे बैठ चुका है। अब नाउ इट लुक्स लाइक अ बर्गर, मतलब ऊपर का यूनिट है लार्जर, नीचे का स्मॉलर, और बीच में यू हैव दैट एमआरएनए। सो ये आपको बन के आपको यहाँ पे मिल गया।
अब आपके लार्जर साइट के अंदर या लार्जर सब यूनिट के अंदर व्हाट यू विल फाइंड, यू विल हैव द ए साइट एंड यू विल हैव द पी साइट। ये दो लोकेशंस आपको यहाँ पे मिलती है, यू विल हैव ए साइट एंड यू विल हैव पी साइट। ए साइट जो आपकी यहाँ पे होती है ये आपकी वो लोकेशन है जहां पे आपका नया टीआरएनए आएगा, और पी साइट वो लोकेशन है जहां पे मेरा स्टार्टिंग में जो मेरा टीआरएनए आया था वहां पे आके बैठा हुआ है। सो यू हैव अ पी साइट एंड यू हैव अ ए साइट। ए साइट को आप इवन याद रख सकते हो एज अ, क्या नाम से याद रखते हैं हम ए साइट को? सेकंड साइड। नहीं, ए साइट को हम इवन यहाँ पे बोलते हैं, याद रखना हमारे जो ए साइट यहाँ पे होती है, ए साइट को हम इवन बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। यस सर। क्योंकि ये आपके नए टीआरएनए को वहां पे आने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट इज अलाउइंग द न्यू टीआरएनए टू कम एंड सिट ओवर देयर, जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट। पी को हम बोलते हैं प्रेजेंट साइट, और एक और साइट होती है जो इनसाइड में मेंशन नहीं किया हुआ, दैट्स ई साइट, एग्जिट वाली, बट वो नहीं याद रखोगे तभी चलेगा। अब ए साइट के ऊपर आएगा मेरा यहाँ पे नया टीआरएनए, नए टीआरएनए के ऊपर लगा होगा मेरा नया अमाइनो एसिड, सो दिस विल कम एंड सिट ऑन द ए साइट, और वहां पे भी वो बैठ के वहां पे अपनी बॉन्डिंग कराएगा उस नाइट्रोजन, उस कोडॉन के साथ जहां पे वो लगा होगा। तो यहाँ पे जो कोडॉन लगा होगा उसके साथ वहां पे उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। सो नाउ माय न्यू टीआरएनए विल कम एंड सिट ओवर देयर। ठीक है, और याद रखना ये ऐसे ही कोई भी रैंडमली आके नहीं बैठेगा, जो कोडॉन यहाँ पे लगा होगा, वॉट एवर कोडॉन यू विल हैव, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे जो भी कोडॉन आपके यहाँ पे लगा होगा उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे करके वो अटैच करेगा। अब जब मेरे यहाँ पे दो टीआरएनए आके बैठ चुके हैं प्योर ए साइड के ऊपर, अब याद रखना देयर इज वन थिंग व्हिच वी हैव टू डू इज माय पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब मेरा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इन दो अमाइनो एसिड के बीच में, सो बिटवीन देम देयर इज गोइंग टू बी अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे करना है। तो मेक दिस हैपन, यहाँ पे हम करेंगे हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर मुझे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अगर मुझे यहाँ पे करना है तो याद रखना ये करने के लिए आपका यहाँ पे एक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज, क्या नाम होता है एंजाइम का? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। राइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। सो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से, और ये एंजाइम कहाँ पे होता है? राइबोसोम। लार्जर unit of your ribosomes, because it is there in the larger unit of ribosomes. ठीक है, वहां पे आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ दिस राइबोसोम व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग दिस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, ये आपके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा आपके दो अमाइनो एसिड के बीच में। उसके साथ आपको एक और चीज यहाँ पे होते हुए मिलेगी, जो मेरा अमाइनो एसिड लगा हुआ है पी साइड के ऊपर वो मेरा ए साइड के ऊपर चला जाएगा, या मैं कहूंगा वो टैरोसिन के ऊपर जाके बैठ जाएगा, टी वाई मतलब टैरोसिन। सो मेरा जो मिथ्योनाइन यहाँ पे है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, दिस विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स द अमाइनो एसिड व्हिच इज लोकेटेड ऑन द ए साइड। सो ए साइड पे जो अमाइनो एसिड है उसके ऊपर इसे हम लगा देंगे, सो ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा एंड दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे मेरा अमाइनो एसिड जो मेरा पी साइड पे जो लगा हुआ था टीआरएनए के ऊपर वो जाके लग चुका है अब मेरा यहाँ पे ए साइड के ऊपर। जैसे ये चीज हो गई, अब याद रखना आपका जो राइबोसोम है, बड़ा सा जो आपका राइबोसोम है बर्गर जैसा, वो आपका आगे बढ़ेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो ये जो मेरा पी साइड पे जो टीआरएनए है वो यहाँ से निकल जाएगा, इट विल गेट रिलीज्ड, मेरा टीआरएनए यहाँ से निकल के अपना अलग हो जाएगा, सो इट विल गेट रिलीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड, और जो मेरा टीआरएनए ए साइड पे था वो मेरा पी साइड के ऊपर आ जाएगा। सो नाउ द टीआरएनए व्हिच वाज देयर ऑन द ए साइड वो मेरा अब आ जाएगा मेरा यहाँ पे पी साइड के ऊपर, जो कुछ आपको यहाँ पे होते हुए यहाँ पे दिखेगा। सो नाउ यू कैन सी जो मेरा टीआरएनए मेरा था ए साइड पे मेरा पी साइड पे आ चुका है, व्हिच इज देयर नाउ ऑन द पी साइड, और जो मेरा ए साइड था जो खाली पड़ा था अब वहां पे मेरा नया टीआरएनए यहाँ पे आ चुका है। सो नाउ यू हैव द न्यू टीआरएनए व्हिच हैज रीच्ड ओवर देयर, सो यहाँ पे मेरा न्यू टीआरएनए हैज रीच्ड ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएगी। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब मेरा राइबोसोम मूव करता है ना आरएनए के ऊपर, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन। जब मेरा राइबोसोम मूव करेगा तो उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन, और ये स्लोली मूव करता है कोडॉन बाय कोडॉन। सो कोडॉन बाय कोडॉन ये आपका स्लोली मूव करेगा और उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये कराने के लिए भी आपको यहाँ पे एनर्जी लगती है। अब ये आपका राइबोसोम आपका मूव करता जाएगा, इट विल कीप ऑन मूविंग, तो याद रखना आपका ट्रांसलोकेशन होता जाएगा और इस तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड चेन आपका बनता जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जब ये
कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है, यू हैव योर पी साइट एंड ए साइट। अब यहाँ पे जो दो मेरे अमीनो एसिड है इनको भी हम ट्रांसफर करके यहाँ पे ले आएंगे एंड यू विल फाइंड दैट हैपनिंग ऑल द टाइम, और इस तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड का लेंथ आपका यहाँ पे बनता जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जब मेरे राइबोसोम्स आपके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो बढ़ना बंद कर देंगे। सो कौन सा पॉइंट होगा जब वो आगे बढ़ना बंद कर देंगे? स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। राइट, जैसे ही आपके सामने स्टॉप कोडॉन आ रहा है, जैसे आपके सामने स्टॉप कोडॉन है, तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, सो इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। तो वहां पे आपका आएगा एक रिलीजिंग फैक्टर। जैसे रिलीजिंग फैक्टर आपके बैठता है, दैट विल लीड टू टर्मिनेशन ऑफ माय ट्रांसलेशन। तुरंत आप वहां पे ट्रांसलेशन आपका टर्मिनेट हो जाएगा और आपके लार्जर और स्मॉल यूनिट आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे, सो दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर डायरेक्टली। और उसी तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड भी आपके यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द ट्रांसलेशन। यही चीज आपकी होती है आपके ट्रांसलेशन के अंदर। आप ये पहले भी आप देख सके हो कैसे आपका यहाँ पे आ रहा है नया टीआरएनए, अटैच कर रहा है, नए बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पे आपके हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग एंड दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसलेशन। ठीक है, इतनी बात अगर आपको याद रह जाती है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ एक्ट एज अ कैटलिस्ट। 23SR आरएनए आपको वहां पे मिलेगा। याद रखना हमेशा कि राइबोसोम जो आपके होते हैं ना, राइबोसोम इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। जब भी आपके सामने एक चीज आएगी, टर्म आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा राइबोसोम, तो राइबोसोम आपकी दो चीजों से बना हुआ आपका यहाँ पे होता है। एक होता है आपके यहाँ पे आरआरएनए, दूसरा आपके यहाँ पे होता है प्रोटीन। इन दो चीजों से आपका राइबोसोम बना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सेल के अंदर सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा होता है, देन आपका आंसर सिंपल होगा, RNA विल बी देयर इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑल द टाइम। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके अलावा यूटीआर के बारे में तो आपको मैं आप लोग जानते हो, यहाँ पे यूटीआर इज समथिंग जो ट्रांसलेट नहीं करता वो, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। बताइए टर्नप्रीत, क्या सवाल है आपका? अरे शिवा बहुत लेट हो गया। mRNA स्लाइड करेगा, वो राइट हैंड साइड की तरफ करेगा कि लेफ्ट? राइट राइट बाबा, राइट राइट, इट इज गोइंग टू राइट राइट राइट। सो यू हैव दिस, ये आपका 5' है 3' है आपका। Yes, sir. स्लाइडिंग हमेशा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे एरो तो बनाया था टर्नप्रीत, एरो कहाँ जा रहा है? राइट Yes, साइड। sir. Yes. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। हाँ जी शिवा बताइए, लेट क्यों हो गए? काफी लेट हो गया बेटा, ये तो बहुत लेट हो गया। सर इंटरनेट सर चल ही रहा था हमारे यहाँ पर सर, अभी इंटरनेट ठीक हुआ है। ओके ओके, चलो बढ़िया। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, एंड इस तरीके से आपका सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ माय पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स याद रखना, एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर आपके कई सारे राइबोसोम्स यहाँ पे लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय पॉलीसोम्स। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीसोम्स। सो मल्टीपल राइबोसोम्स ऑन द आरएनए एमआरएनए इज कॉल्ड एज माय पॉलीसोम्स। दे शो अ हाई रेट ऑफ माय प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दे विल शो यू द हाई रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली पॉलीसोम्स अगर आपको बनते हुए मिल जाए, ये तब बनते हैं जब आप चाहते हो कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना है। अगर आपका सेल चाहता है कि यार बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना है, देन यू कैन फाइंड पॉलीसोम्स कैन बी सीन, मतलब मल्टीपल राइबोसोम्स आरएनए पे जाके बैठ जाएंगे। सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे लैक ओपेरॉन के बारे में। So gene regulation, regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various level. Considering the gene expression results in a formation of my polypeptide, जब भी gene express करता है जनरली आपको polypeptide बनते हुए आपको वहाँ पे मिलता है, तो इसको रेगुलेट करना अलग अलग लेवल पे आपको जरूरी है। तो बेसिकली रेगुलेट करना मतलब कि आप कितना प्रोटीन बनाना चाहते हो या नहीं चाहते, दैट इज कॉल्ड एज माय रेगुलेशन। हाउ मच प्रोटीन यू वांट टू फॉर्म, or whether you don't want to form protein, that is called as my regulation. So in eukaryotes we have already seen this. आप इतने लेवल पे आप उन्हें रेगुलेट कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप रेगुलेट कर सकते हो, कई बार आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे ही नहीं। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं करोगे तो आपका प्रोटीन नहीं बनेगा, राइट? आप ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज कर सकते हो, उसको भी हम कह सकते हैं रेगुलेशन। प्रोसेसिंग लेवल पे आप प्रोसेसिंग इस तरीके से करते हो कि कुछ टाइप के प्रोटीन वहां पे बनेंगे, कुछ टाइप के नहीं बनेंगे, so that is also called as my regulation. ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA टू द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन लेवल के भी ऊपर भी आप कर सकते हो अपना रेगुलेशन। यहाँ पे कितना ट्रांसलेशन करना है कितना नहीं करना, दैट इज ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय रेगुलेशन ऑफ जीन। अब इसमें हम जो सीखेंगे यहाँ पे, दो कहानी हमने यहाँ पे सीखनी, दैट्स द स्टोरी ऑफ माय लैक ओपेरॉन। तो डायरेक्टली हम लोग इसका जीन देखते हैं। उसके पहले आपके सामने यहाँ पे दो टर्म्स हमने पढ़े थे, काफी टाइम हो गया इस टर्म्स को देखे हुए। जस्ट एक ही मेरा यहाँ पे टर्म हाउस कीपिंग जीन। कोई मुझे हैंड रेज करके एक्सप्लेन करेगी हाउस कीपिंग जीन का मतलब क्या होता है? Anyone?
बताइए सिद्रा, Sir, व्हाट इज माय housekeeping हाउसकीपिंग जीन? bata- हाउस सिद्रा 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 व्हाट इज माय हाउसकीपिंग जीन? बोलो। सर ये जीन हमेशा काम करते हैं। ओके, सो दे वर्क थ्रू द डे, ऑलराइट, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है बेटा? ठीक है, ओके, यू हैव सेड द राइट थिंग, ये जीन मेरे हमेशा काम करते रहेंगे, दे एक्सप्रेस ऑल द टाइम। और रेगुलेटरी जीन क्या होता है फिर सिद्रा, ये बता दो आप। सर रेगुलेटरी जीन हमेशा काम नहीं करते। ये अच्छा डिफरेंस है, ठीक है। बताओ शिवा, क्या होता है रेगुलेटरी जीन्स यहाँ पे? सर कोई सर्टेन टाइम पे सर हमें कोई प्रोटीन या फिर कोई एंजाइम की सर रिक्वायरमेंट हो बॉडी में, तो उस टाइम पे सर ये वाला जीन एक्सप्रेस करता है खुद को। हाँ, सो रेगुलेटरी जीन आपका तब काम करता है जब आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, व्हेन यू वांट सर्टेन प्रोटीन टू बी फॉर्म, तब वो अपना वहाँ पे काम करेगा। और एल्स यू विल हैव अ हाउसकीपिंग जीन, वो होता है जो आपको पूरे टाइम आपका काम करता है, जो आपने बताया सिद्रा, दैट्स वेरी ट्रू। जैसे कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस ऑल द टाइम इन द सेल, तो उसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होते हैं, वो एंजाइम आपके हमेशा बनते रहते हैं। तो दैट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई हाउसकीपिंग जीन वाला एग्जाम्पल आपका यहाँ पे बनता है। ये वो जीन है जो आपके हमेशा एंजाइम्स बनाता रहेगा, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट हाउसकीपिंग जीन क्या होता है और रेगुलेटरी जीन क्या होता है। हाउसकीपिंग जीन पूरे टाइम आपके काम करेंगे, आपके सेल के अंदर हमेशा वो जीन आपका एक्सप्रेस कर ही रहा है। और रेगुलेटरी जीन आपका यहाँ पे वो है जो आपका तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। Yes, sir. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Prolactin. puberty hit नहीं कर रहा, until the puberty is not hitting, certain hormones are not getting formed inside the body of a person, या फिर until the girl becomes attains the pregnancy, the prolactin protein is not formed. So that's an example of my regulatory gene, ठीक है। All right, so अब हमारे पास यहाँ पे हमारा lac operon, so let's have a look. We have over here something called as your lac operon, जो हमें मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। याद रखना, लैक ओपरॉन आपको मिलेगा सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब लैक ओपरॉन जो आपके सामने यहाँ पे है, ये अभी काम नहीं कर रहा, इट इज एक्चुअली इन द ऑफ स्टेट, ये भी बंद है, ये अभी काम नहीं कर रहा। ये काम क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज आपके पास एक यहाँ पे जीन है, जीन आई, और जीन आई से आपके यहाँ पे प्रोटीन निकल के आता है, और ये प्रोटीन को हम आप बोलेंगे एज अ रिप्रेसर प्रोटीन। दिस प्रोटीन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय रिप्रेसर प्रोटीन। और जो रिप्रेसर प्रोटीन मेरा यहाँ पे है, ये जाके डायरेक्टली लग जाता है मेरे ऑपरेटर वाली साइट पे। अब जब मेरा रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ लगा होगा, याद रखना, O stands for my operator site, O stands for your operator, and P stands for Promoter. प्रमोटर। promoter। और प्रमोटर के अंदर आपको कौन सा सीक्वेंस कॉमनली देखने के लिए मिलता है? बहुत जल्दी भूल जाते हो आप लोग तो। सर वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बाबा, लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स इज समथिंग फाइंड प्रमोटर रीजन के अंदर, चाहे वो किसी का भी हो। ये बात हमने पढ़ी है ना, दैट मेजॉरिटी ऑफ द कोडिंग इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल। सो टाटा बॉक्स आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वही आपको लाइक दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी आपको मिलेगा देखने के लिए। सो नाउ यू हैव अ प्रमोटर, यू हैव अ ऑपरेटर ओवर हियर, यू हैव अ आई जीन व्हिच इज गोइंग टू बी अ रिप्रेसर। और अभी आपका लैक ओपरॉन बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे रिप्रेसर लगा हुआ है, अगर मेरा रिप्रेसर ऑपरेटर की साइड पे लगा हुआ है, देन दैट ओपरॉन विल रिमेन क्लोज्ड, वो मेरा काम नहीं करेगा। अब लैक ओपरॉन में आपको याद रखना है, यू हैव दिस 3 जीन्स, आपको 3 जीन्स आपको मिल रहे हैं। लैक जेड क्या बनाता है आपका? Beta glucosides. राइट, बीटा गैलेक्टोसिडेज इज समथिंग व्हिच इज मेड बाय माय लैक ओपरॉन। लैक वाई क्या बनाता है? Permease. और लैक वाई? Transacetylase. राइट, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो ये 3 आपके यहाँ पे एंजाइम है जो फिलहाल अभी आपके यहाँ पे बन नहीं रहे। याद रखना, लैक ओपरॉन आपका ऑन तब होगा जब आपके एनवायरमेंट के अंदर आपके होंगे यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल। ये बात दिमाग में बिठा लो कि लैक ओपरॉन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल आ नहीं रहा, ठीक है। लैक ओपरॉन तब तक आपका काम नहीं करेगा जब तक आपका लैक्टोज मॉलिक्यूल आ नहीं रहा, बिकॉज लैक ओपरॉन को आप चालू कराते ही इसलिए हो ताकि आप लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सको। तो अब मुझे बताओ कि अगर इस बैक्टीरिया के एनवायरमेंट के अंदर अगर आपके पास ग्लूकोज है, तो क्या लैक ओपरॉन मेरा ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑफ रहेगा। हमेशा ऑफ रहेगा अगर मेरे एनवायरमेंट के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपके एनवायरमेंट के अंदर, आपके बैक्टीरिया के एनवायरमेंट के अंदर यू हैव
high amount of glucose and you also have a high amount of lactose. तो क्या मेरा लैक ओपेरॉन ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑफ। मेरा लैक ओपेरॉन ऑफ ही रहेगा, क्योंकि जब तक ग्लूकोज है तब तक आपको स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है. The bacteria will always prefer sir. to use the glucose molecule, so that is why the lac operon will remain off all the time. So इस कंडीशन के अंदर भी आपका lac operon यहाँ पे आपका ऑफ रहेगा. It is going to remain non-functional. अब आपको यहाँ पे याद रखते हैं कि जैसे ही लैक्टोज मॉलिक्यूल अंदर आए, as soon as you find the lactose molecule comes inside, so समझो कि बैक्टीरिया के पास खाने के लिए कुछ है नहीं और अब लैक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे अंदर आ चुके हैं. So assume that some lactose molecule have entered inside. ये मेरे यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, they're all my लैक्टोज मॉलिक्यूल्स. अब जैसे मेरे यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल जाके मेरे अटैच करेंगे अपने आप को विद योर रिप्रेसर के साथ. जैसे ही वो जाके रिप्रेसर पे अपने आप को अटैच करे तो मेरा रिप्रेसर वहां से निकल जाएगा. सो माय रिप्रेसर विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट. जैसे मेरे रिप्रेसर को यहाँ पे अटैच करेंगे तो मेरा रिप्रेसर वहां पे खड़ा नहीं रहेगा, वो वहां से निकल जाएगा. सो माय रिप्रेसर विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट. तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि जो लैक्टोज मॉलिक्यूल जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, इनको हम इवन कहते हैं एज वी कॉल देम एज इंड्यूसर्स. लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज माय इंड्यूसर्स. इनके वजह से लैक ओपेरॉन ऑन होगा. इंड्यूसर जाके अटैच करेगा अपने आप को रिप्रेसर के साथ और तब क्या होगा, मेरा रिप्रेसर यहां से निकलेगा. सो रिप्रेसर विल गेट रिमूव. सो दिस विल गेट रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट. याद रखना कुछ लैक्टोज मॉलिक्यूल जिनको जो जाके अटैच करते हैं ना यहाँ पे रिप्रेसर के साथ, उनको आप इवन बोलते हो एज एलोलैक्टोज. यस सर. कॉल्ड देम एज एलोलैक्टोज. ये जाके वहां पे लगा, रिप्रेसर मेरा वहां से निकला. जैसे मेरा रिप्रेसर वहां से निकल गया, अब कोई रोकने वाला मुझे यहाँ पे नहीं है. और वैसे वो रिप्रेसर रोक किसको रहा था, कोई बताएगा ये रिप्रेसर रोक किसको रहा था वहां पे? उसको स्लाइड करने से रोक रहा. हाँ राइट, सबका आंसर यहाँ पे सही है. तो मेरा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे होता है, मेरा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे होता है जो आके यहाँ पे बैठा था, उसको वो स्लाइड करने से यहाँ पे रोक रहा है. सो दिस माय आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बैठा तो था, बट वो आगे आपका स्लाइड नहीं कर पा रहा था. सो माय आरएनए पॉलीमरेज वाज द वन व्हिच वाज नॉट एबल टू स्लाइड एंड दैट इज समथिंग वाज नॉट हैपनिंग. सो वो आपका आगे यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहा था. अब जब मेरा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द ऑपरेटर, सॉरी बिकॉज ऑफ द रिप्रेसर. जैसे ही रिप्रेसर आपके यहाँ पे निकल गया, इट विल स्लाइड फॉरवर्ड. सो आप यहाँ पे याद रखना, यू कैन सी ओवर देयर इन द पिक्चर. जैसे मेरा रिप्रेसर यहाँ पे निकल गया, मेरा आरएनए पॉलीमरेज मेरा यहाँ पे स्लाइड कर लगेगा. जैसे मेरा रिप्रेसर यहाँ पे निकल चुका है, किसने निकाला? इंड्यूसर ने निकाला. अब मेरा पॉलीमरेज जो यहाँ पे आके बैठेगा, वो आपका यहाँ पे स्लाइड भी करेगा. सो इट विल कम एंड सिट ओवर देयर और वो स्लाइड भी करेगा. जैसे मेरा पॉलीमरेज स्लाइड करना यहाँ पे चालू करता है, आप देख सकते हो आपका पहले एमआरएनए बनेगा और उसमें से फिर आपका प्रोटीन बनने लगेगा. सो ऑल द 3 प्रोटीन्स आर गेटिंग फॉर्म. बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, तीनों प्रोटीन आपके बनके आप यहाँ पे मिल जाएंगे. याद रखना, बीटा गैलेक्टोसिडेज इज द वन जिसका काम होता है डाइजेशन ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल. दिस इज नोन फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज. लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में ये आपकी करेगा यहाँ पे मदद. परमीएज इज द वन जिसका काम होता है आपके मेम्ब्रेन को परमेबल करना ताकि लैक्टोज आपका अंदर आ सके. इट विल मेक द सेल मेम्ब्रेन परमेबल ताकि लैक्टोज मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे अंदर आ सके. और ट्रांस एसिटाइलेज जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट याद रखना, इट इज नोन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एसिटाइल ग्रुप. इतना याद रख सकते हो आप, उससे ज्यादा याद नहीं रखना. सो दीज आर द 3 टर्म्स. ये आपके यहाँ पे एंजाइम आपके बन चुके हैं एंड देन द लैक ओपेरॉन विल स्टार्ट. वो अपना काम करना यहाँ पे चालू करेगा. एक और बात आप यहाँ पे क्लियर कट याद रखना, दैट परमीएज एंजाइम, मतलब आपका जो लैक ओपेरॉन होता है ना, जब लैक्टोज नहीं होता तब भी आपका थोड़ा तो एक्टिव होता है, तभी आपका लैक्टोज मॉलिक्यूल आपका अंदर आ सकता है. ये बात एनसाइड में मेंशन की हुई, याद रखना कि आपका परमीएज थोड़ा तो आपका रहेगा ही आपके सेल के अंदर, जिसकी वजह से लैक्टोज अंदर आ पाएंगे इवन व्हेन द लैक्टोज आर नॉट प्रेजेंट. तो थोड़ा परमीएज तो आपको मिल जाता है जो आपका काम करेगा, तभी तो लैक्टोज अंदर आएगा. एंड जब आपका लैक्टोज अंदर आने लगता है तब परमीएज का अमाउंट आपका बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड दैट इज हाउ द लैक ओपेरॉन इज गोइंग टू वर्क. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. समझ तो आपको पहले आ गई थी. आई होप अब आपको ये याद आ रहा है वापस से जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपको 2 चीज याद रखनी है यहाँ पे. योर लैक ओपेरॉन इज अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन. लैक ओपेरॉन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन. ये आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा, आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन आपका यहाँ पे रहेगा.
ठीक है, उसके बाद याद रखना कि रिप्रेसर इसे कंट्रोल कर रहा है। जब रिप्रेसर आपके यहाँ पे लगा हुआ है, जब देखो नॉर्मल कंडीशन में तो ये बंद ही है, जब आपके पास लैक्टोज नहीं है तब तो ये बंद रहता है। इसे बंद किसने करके रखा हुआ है? रिप्रेसर ने इसे बंद करके रखा हुआ है, राइट? रिप्रेसर ने इसे बंद करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि ऐसी कंडीशन को जहाँ पे रिप्रेसर आपके लैक ऑपरॉन को बंद करके रखा हुआ है, वही उसे रेगुलेट कर रहा है, सच काइंड ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड एज माय नेगेटिव Negative. रेगुलेशन। सच काइंड ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड एज माय नेगेटिव रेगुलेशन। अब लैक ऑपरॉन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शो करता है, बट आप यहाँ पे नेगेटिव पहले याद रखना, इट इज गोइंग टू शो नेगेटिव रेगुलेशन। और ये है मेरे यहाँ पे इंड्यूसिबल ऑपरॉन, दिस इज माय इंड्यूसिबल ऑपरॉन। पता है कितना अच्छा हो गया आपके लिए ये सब? पहले तो हम लोग हिमाचल में इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी करते थे, और हमारा एक और ओपेरॉन हुआ था हम करा करते थे, दैट वाज व्हाई टीआरपी ओपेरॉन। इन आप लोग का सिलेबस इतना अब फिल्टर हो चुका है। सर स्कूल में किया है। स्कूल में किया है, क्या बात है, अच्छी बात है। तो अगर टीआरपी ओपेरॉन अगर करा रहे स्कूल के अंदर, दैट्स अ गुड थिंग। बट नीट में से क्योंकि हटा दिया गया है, दैट इज व्हाई। So that is something you have to know. So you have an indivisible operon and going to be a negative regulation. It is something you will find happening over here. These are two terms you have to know in terms of इसको लेके आपको ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? सो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दिस इज योर लैक ऑपरॉन, और ये कहानी आपको इसमें याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी ऑल द स्टेटमेंट, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। दैट रिमेंबर, यहाँ पे रिमेंबर वाली चीज याद रखना, दैट एट a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter inside the cell। थोड़ा तो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे चाहिए, थोड़ा तो आपको परमिएस चाहिए, तभी लैक्टोज आपका यहाँ पे अंदर आ पाएगा, और लैक्टोज आपका करता है इंड्यूस आपका यहाँ पे ओपेरॉन को स्टार्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज द इंड्यूसर, राइट? सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। तो ये आप एक बार अपने एंड पे आप इसे पढ़ सकते हो। एंड ये जीन को जीन आई क्यों बोलते हैं? कोई जानता है कि जीन को आई जीन क्यों बोला जाता है? सर इनहिबिटर होता है। इट इज कॉल्ड एज योर इनहिबिटर, इसको हम इनहिबिटर यहाँ पे बोलते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज गिवन द टर्म एज अ जीन आई। फिर इसको रेगुलेटर भी बोलते हैं। नहीं, रेगुलेटर नहीं बोलेंगे उसे, आप रिप्रेसर बोलोगे, आप रिप्रेसर नॉट रेगुलेटर, ठीक है? सो कॉल्ड एज एन इनहिबिटर और यू कैन कॉल एज अ रिप्रेसर ओवर हियर। अब इसमें एक और याद रखना, ये पी क्या करता है यहाँ पे मेरा? पॉलीमरेज होता है यहाँ पे, मतलब रिप्रेसर नहीं आ पाएगा। ये पी किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे? व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? प्रमोटर। वापस बोला, सुनाई दे रहा सर पॉलीमरेज नहीं, इट डजंट स्टैंड फॉर पॉलीमरेज। सर नहीं, हाँ, इट स्टैंड्स फॉर प्रमोटर। सर कितने प्रमोटर हैं? सर नहीं, पॉलीमरेज वाला था। एक और प्रमोटर डांट, अभी डांट खाएंगे या थोड़ी देर के बाद खाएंगे सब लोग? सर ये बोला था मैंने। अभी खा लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो ये प्रमोटर है, और प्रमोटर पे आके बैठेगा आपका पॉलीमरेज। तो आप ये चीज याद रखना कि देखो ये जो मेरा जीन है ना, अरे सुनो मेरी बात, ये जो मेरा जीन है रिप्रेसर वाला, इसको भी तो एक्सप्रेस करने के लिए एक प्रमोटर चाहिए होगा, एंड दैट इज माय प्रमोटर ओवर देयर। और इस प्रमोटर पे आके बैठेगा मेरे यहाँ पे पॉलीमरेज, ठीक है? तो याद रखना, दिस पी स्टैंड फॉर प्रमोटर। तो जो आप कह रहे हो ना कितने सारे प्रमोटर है, तो यस, एवरी स्ट्रक्चरल जीन विल हैव इट्स ओन प्रमोटर, एंड दैट प्रमोटर इज द साइड जहाँ पे पॉलीमरेज आके हमेशा बैठेगा। सो या दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सर दोबारा समझाना, ये वाली चीज क्या बोली आपने? देखो सुनो, यहाँ पे आपका जीन आई है ना, जीन आई से क्या बन रहा है? उसके यहाँ से भी एक प्रोटीन बन रहा है, वो प्रोटीन क्या है आपका? रिप्रेसर, ठीक है? अब जब जीन आई को मुझे एक्सप्रेस कराना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी तो एक प्रोमोटर होगा, उसके पहले भी तो एक प्रोमोटर होगा जहाँ पे पॉलीमरेज आके बैठेगा। सो एवरी जीन विच हैज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, हर एक जीन जिसको एक्सप्रेस कराना है उसका एक प्रोमोटर होता है। तो जो पी जो यहाँ पे है ना, दिस पी स्टैंड फॉर माय प्रमोटर, और इस प्रमोटर वाली साइड के ऊपर आके बैठेगा मेरा पॉलीमरेज, और जब मेरा पॉलीमरेज इसके ऊपर आके बैठेगा तब ये जीन मेरा यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा, और तब जाके यहाँ से प्रोटीन बनेगा। यहाँ से अपने आप तो बनेगा नहीं ना प्रोटीन, यहाँ पे हमने बना दिखाया हुआ है कि वो अपने आप बन रहा है, बट उसको भी तो लाइक प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए होगा ना एक पॉलीमरेज एंजाइम, तभी तो आरएनए बनेगा, फिर उसमें से प्रोटीन बनेगा। यस। तो ये है यहाँ पे याद रखना आपको कि दिस पी स्टैंड फॉर माय प्रमोटर। सो एवरी जीन विल हैव अ प्रमोटर एक्चुअली, चाहे वो रिप्रेसर हो या कोई भी हो, हर एक जीन का एक प्रमोटर होता है जिसके थ्रू आपका चालू होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन फिर बाद में आप ट्रांसलेशन करोगे।
अब समझ आया? तनप्रीत, मोनिका और बाकी सारे लोग। यस सर। सर Yes, sir. वही वाला पॉलीमरेज आगे स्लाइड करके वो दूसरे पी पे पहुंच जाएगा नहीं कि वहां पे नहीं नहीं, है? वो अलग होगा, वो अलग होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, वो अलग होगा। यस, ओके दैट विल बी डिफरेंट पॉलीमरेज। ठीक है। ओके सर। The only thing which does not change ना, that's a sequence in the Tata box, वो चेंज नहीं होता, बस वो आपका चेंज नहीं होता, बाकी सब आपका सेम रहता है। ओके सर। क्या? तो ये आपको याद रखना, और याद रखना ऑपरेटर प्लस रिप्रेसर जब आप बाइंड करते हैं दैट रिमेन्स ऑफ मेरा लैकोप्रॉन एंड दैट्स माय नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है। लैक्टोज प्लस रिप्रेसर जब बाइंड करते हैं दैट बिकम्स ऑन, दैट इज माय पॉजिटिव रेगुलेशन। ये बात आपको यहाँ पे, इट्स अ सिंपल थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी सीन। जैसे ही लैक्टोज आया ऑन, लैक्टोज नहीं है सिर्फ रिप्रेसर लगा हुआ है, दैट्स गोइंग टू बी ऑफ। अच्छा, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, हैंड रेस करना पड़ेगा इसके लिए जल्दी जल्दी ताकि हम आगे बढ़ सके। सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन ए, नहीं सी होगा। अलजिया क्या लग रहा है? सर सी होगा, सी। अलजिया तो है ही नहीं क्लास सर में, बताइए। ऑप्शन सी। मोनिका? ऑप्शन सी। सर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, ऑप्शन सी है बेटा, आपने यहाँ पे आंसर है। अमाना ऐसे लिखोगे टी आर एन, सो टी आर एन को पहले आप कराओगे ना चार्जिंग, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। दैट्स योर ऑप्शन। ये कर चुके हैं ये सारे सवाल हम लोग पहले भी, भूलना मत। Many ribosomes may associate with the single mRNA। देख लो फटाफट इस क्वेश्चन को, हैंड रेस करो। बताइए पूरा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। अब पूरा पॉलीजोम बनाने का पर्पस क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा कराना। When you have to make more amount of protein, that's when you will make a polysome, right? The two subunit of ribosome remain united at a critical ion level। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। मैग्नीशियम आयंस आपको चाहिए होते हैं। मैग्नीशियम आयंस आर बी इंपॉर्टेंट टू कीप द टू राइबोसोम्स अटैच टू ईच अदर। याद रखना, दो राइबोसोम जो आपके यहाँ पे एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट, ये जो अटैच आपका यहाँ पे रहेगा, इसको अटैच करने के लिए यूनिट हैव मैग्नीशियम आयंस। कल ही बताया था सर। ये बताया था क्या? वो हाँ, पॉलीमरेज के लिए भी चाहिए होता है, राइट। सो एक और बात याद रखना कि एक चैप्टर था आपका, अभी आप लोग नीट पे तो नहीं आता, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, उसमें हम ये सारे मिनरल आयंस के रोल्स पढ़ते थे, तो वहां पे वो चीज आपको याद की कराई जाती थी कि ये कैल्शियम क्या कर रहा है, मैंगनीज क्या कर रहा है, बट नाउ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नीट एग्जाम, सो दैट्स व्हाई यू मिस आउट। इनिशिएशन कोडॉन इनमें से मेरा कौन सा है? ऐसे अनम्यूट करके बोल दो जोर से, क्या होगा इसका आंसर? AUG। क्या बनाता है ये? मिथाइलिन। हाँ, right. Amino acid sequence in the protein synthesis is decided by the sequence of कौन सा? हाँ, right. mRNA। cDNA क्या है ये? कोई जानते हैं cDNA क्या है? नहीं बन सर्कुलर किलर डीएनए। किलर डीएनए। नहीं DNA। किलर शायद नहीं। ये देखोगे अभी आगे आओगे ना, अभी आगे आप सीखोगे ये cDNA क्या होता है। अभी बायोटेक में आप सीखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस यू विल अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ cDNA, कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या होता है ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। प्रोटीन सिंथेसिस इन द एनिमल सेल टेक्स प्लेस कहाँ पे? क्विकली आंसर दिस ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल सेल में कहाँ पे आपका होता है? बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। इन द साइटोप्लाज्म as well as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ठीक है। जानवी? ऑप्शन सी। आपके ऑप्शन सी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा आंसर बताता हूँ आपको। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में तो होता ही है आपको। देखो राइबोसोम्स दो टाइप के आपके होते हैं यहाँ पे। एक आपका होता है जो फ्री घूम रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वहां पे भी आप प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हो, और दूसरा होता है जो आपका ER के ऊपर लगा होता है, जिसे हम कहते हैं RER। वहां पे भी आप करते हो प्रोटीन सिंथेसिस। सो दैट इज व्हाई इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे आपका होगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म में भी होता है, और उसके साथ साथ आपका RER के अंदर भी होता है। RER आपने टर्म सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर 8, सो उसमें आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन कर लेते, देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स।
ध्यान से देखो एंड देन बताओ क्या होगा इसमें, मैच फॉलोइंग से ही क्या बैठेगा आपका यहाँ पे। सब लोग करेंगे हैंड रेज, क्योंकि 2-3 लोग ही कर रहे हैं ऑप्शन। बताओ तमनप्रीत क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी। रानी क्या लग रहा है। सर ऑप्शन डी। अक्षरा। डी। सो आप कह रहे हो आई के साथ यहाँ पे मेरा आएगा रिप्रेसर, जो आपकी बात यहाँ पे सही है। देन यू विल हैव बी के साथ आपका यहाँ पे आएगा 1, जेड के साथ आपका यहाँ पे आएगा बीटा गैलेक्सिस, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। ए के साथ फिर आपका यहाँ पे रह जाता है दैट इज गोइंग टू बी योर परमियस, राइट। सही किया गलत किया मैंने। गलत गलत आएगा ना। गलत किया आएगा परमेश। ध्यान दे रहे हो, 4-5 लोग ही है यहाँ पे जो ध्यान दे रहे हैं, 4-5 लोग ये जो लाइक विचार, बाकी सब लोग आई थिंक डिनर कर रहे हैं। ये सी के साथ आपके यहाँ पे आएगा आपके यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज, एंड देन यू हैव द D1 व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग द 2-1, राइट। वो भी आपका यहाँ पे 1 आएगा। सर क्या बोल इसका रहे यहाँ पे नो सर। लेग वाई के साथ क्या आएगा। सर परमेश। परमेश सर जेड के साथ वाई के साथ परमेश आएगा। हाँ परमेश आएगा, राइट, सही है। और रोल से अटकना इन सबके यहाँ पे, रिप्रेसर ट्रांसलेटर इन सबके रोल से यहाँ पे अटकना। सर lack of operon, which of the following is regarded as an inducer for lack of operon? अरे ये बाद में देखना, these are like simple questions over there. These are simple questions, you can have a look at them later. हमें हमारा रिवाइज करना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। So now you have your human genome project over here. Sequencing of human genome यहाँ पे किया जाता है, और ये करने के लिए कितना टाइम लगा था आपका यहाँ पे। 13 years बाबा, 13 years 1990 से लेके 2003 तक हमने यहाँ पे किया था, 13 years, ठीक है। अब याद रखना, these are the some information which you have to know. ये हम इसे रिवाइज नहीं करेंगे अभी, you have to बस know, but you should know all those things. कि एक बेस पेयर के लिए आपका जो अमाउंट यहाँ पे लग रहा था, तो आपका $3 जितना था यहाँ पे, कितना ज्यादा है आपका यहाँ पे बेस पेयर, सो कितना आपको यहाँ पे डेटा ज्यादा मिलेगा। सो अराउंड 3 × 10⁹ बेस पेयर आपके यहाँ पे टोटल थे। सो द एक्सपेंडिचर वाज अराउंड लाइक $9 बिलियन। ये सब आपको याद रखना है। और जब आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उसके साथ साथ आपकी एक और फील्ड यहाँ पे डेवलप की गई थी, दैट वाज माय फील्ड ऑफ माय बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और याद रखना कि जब आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो आपके लिए एक कंसर्न ये भी था कि आपको ये सारे डेटा को आपको रखना कहाँ पे है, और ये सारे डेटा को आपने यहाँ पे रखा गया था आपके एक कंप्यूटर के अंदर। ये वर सपोज टू keep that data into a much more advanced computers, जहां पे आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो ये सारा डेवलपमेंट आपका हुआ था विद द कोर्स ऑफ स्टार्टिंग विद द प्रोसेस ऑफ माय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया था। यूएस। यूएसए ने इसे यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बाद में फिर कौन सी कंट्रीज बाद में ज्वाइन कर गई थी। जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूके भी, थाईलैंड नहीं, एंड यूके, चाइना। right? So these are the countries which actually later got involved in the human genome project. अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पे ये स्टार्ट किया था। So you have to know those things. So याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था अंडर द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस का। बाद में आपका वेलकम ट्रस्ट जो आपका यूके का था, which became a main contributor over there along with these two things. एंड देन उसके बाद सम एडिशनल पार्टनर आपके यहाँ पे आ चुके थे, लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर। ये सारे आपके यहाँ पे एडिशनल पार्टनर्स आपके यहाँ पे आ चुके थे। द प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीट इन द ईयर ऑफ 2003, और यहाँ पे आपको काफी चीजें आपको पता चली, समथिंग विल हैव अ लुक एट दैट लेटर। गोल्स क्या आते हैं आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए। जितने जीन्स आपके यहाँ पे मिल रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। जितने भी आपके यहाँ पे केमिकल बेस पेयर थे उनका सीक्वेंस पता करना इनका यहाँ पे सेकंड रोल था, सेकंड इनका यहाँ पे पर्पस था। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस सही तरीके से। इंप्रूव द टूल फॉर डेटा एनालिसिस। याद रखना अगर आप इतना डेटा को अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उसका एनालिसिस करना आपके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, सो उसको इंप्रूव करना इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी अलग सेक्टर में सेंड करना, इंडस्ट्रीज के साथ शेयर करना ताकि उसे वहां पे यूज कर सके। एंड एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट।
ये करना भी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जनरली आपको ऐसा प्रोजेक्ट करते हो ना, आपके एथिकल इश्यूज आपके यहाँ पे रेज होते हैं, तो उसको उन्हें डील करना था। सो याद रखना, दीज आर द गोल्स, ये आपके गोल्स थे आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, दे वर द गोल्स ऑफ माय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इनिशियली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या कहता है, ह्यूमन डीएनए को लेके, बट बाद में कई सारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स भी हमने यूज किए थे, जिनका हमने कोडिंग हमने कर चुके हैं। वी हैव डन द सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल दोज नॉन ह्यूमन स्पीशीज एज वेल। ठीक है, तो ये सारी स्पीशीज आपको याद रखनी है, जिनका हमने यहाँ पे जेनेटिक सीक्वेंसिंग हमने यहाँ पे कर लिया। देन तरीका क्या होता है, सो नाउ यू हैव अ टू वेज ऑफ डूइंग दिस सीक्वेंसिंग। एक होता है आपके यहाँ पे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में आप क्या करते हो, सिर्फ उन्हीं सीक्वेंस को आप यहाँ पे समझोगे, या उन्हीं सीक्वेंस को हम यहाँ पे लाइक अंडरस्टैंड करेंगे जो यहाँ पे आरएनए बन रहा होगा। यू ओनली ट्राई टू सीक्वेंस दोज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जहां से आपका आरएनए बन रहा होता है। सो टू नो द सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर द आरएनए। और सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है, सब कुछ सीक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम, पूरे जीनोम का आप यहाँ पे सीक्वेंसिंग करोगे। सो यू विल डू द सीक्वेंसिंग ऑफ योर नॉन कोडिंग प्लस कोडिंग स्ट्रैंड का, दोनों का सीक्वेंसिंग आप यहाँ पे करते हो। कौन सा ज्यादा लंबा चक्कर है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला लंबा चक्कर है, राइट। आप तो आप भी पहला वाला ही प्रेफर करते हैं। सो दैट इज अ मच मोर शॉर्टर एंड बेटर वे ऑफ नोइंग द सीक्वेंसिंग, बट उन्हें दोनों ही किए थे वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते स्टेप बाय स्टेप। किसको याद है पहला स्टेप क्या था? क्लोनिंग। ऐसे नहीं बताओगे आप लोग, किसको बताने, वो हैंड रेज करेगा। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? किसको याद नहीं आ रहा? सब लोग बुक खोल रहे हैं, बताओ मोनिका। सर सबसे पहले क्लोनिंग बनाई थी ना उनकी डीएनए की स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में। क्लोनिंग के पहले हम बनाएंगे इसके फ्रेगमेंट्स। सर हाँ, से पहले डीएनए फ्रेगमेंट बनाए थे ना, उसके बाद उनकी क्लोनिंग बनाई थी। अरे रुक जाओ, क्लोनिंग, अच्छा ठीक है, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे क्लोनिंग। क्लोनिंग करने के लिए आप क्या करते हो, व्हाट हैपेंस इन क्लोनिंग? सर उनकी सीक्वेंस बनाते हैं, ऐसा कुछ था। नहीं, क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी हमें यहाँ पे। क्लोनिंग में क्या किया जाता है? क्लोनिंग के अंदर आप क्या करते हो कि समझो आपके यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है, आपने इतना सही बता दिया कि आपके यहाँ पे फ्रेगमेंट बन चुके हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम डालेंगे कुछ वेक्टर्स के अंदर। सो दिस फ्रेगमेंट्स विल ऐड इन सम वेक्टर्स। अब याद रखना, समझो कि ये मेरा बैक्टीरिया है, समझो ये मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर मुझे मिलेगा बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरिया के अंदर होगा मेरे यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए। अब ये जो बैक्टीरियल डीएनए जो है ना मेरा बैक्टीरिया के अंदर, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ वेक्टर। इसको मैं बोलता हूं यहाँ पे एज अ वेक्टर। ये बात सब लोग ध्यान से समझ लो, ये आगे वापस से रिपीट होगा बायोटेक के अंदर। तो याद रखना, आपको करना क्या है, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने डीएनए को निकाला, डीएनए के मैंने टुकड़े कर दिए, मैंने उसके फ्रेगमेंट्स कर दिया, और उन फ्रेगमेंट्स को अब मैं उनकी क्लोनिंग कर रहा हूं। क्लोनिंग मतलब क्या, आप में से कोई मुझे बताओ हैंड रेज करके, जब आपके सामने क्लोनिंग टर्म आता है उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? बस 2 लोग, आफ्टर 6 months ओनली 2। बताओ शिवा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनिंग? सर क्लोनिंग मींस सर डीएनए के साथ कॉपी सब बनाते हैं हम कॉपी उसका, बनाना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोनिंग, बिल्कुल, क्लोनिंग मतलब सिंपल है कि आप कॉपीज बना रहे हो, जेरोक्स निकाल रहे हो, वैसा समझ लो आपकी क्लोनिंग मतलब यू मेक नंबर ऑफ कॉपीज ओवर देयर। अब आपके पास यहाँ पे डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसको मैं इंसर्ट करूंगा मेरे यहाँ पे वेक्टर के अंदर। सो नाउ दिस डीएनए फ्रेगमेंट विल बी इंसर्टेड इनसाइड द वेक्टर। तो इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हमारे वेक्टर के अंदर, ठीक है। जब मैं इनको यहाँ पे वेक्टर के अंदर इंसर्ट यहाँ पे कर दूंगा, तो मैंने अपना यहाँ पे जीन यहाँ पे लगा दिया। अब आप जानते हो कि बैक्टीरिया तो बहुत रैपिडली डिवाइड करता है। कितना टाइम लगता है बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए? 20 मिनट्स। तो आप सोचो कि अगर ये डिवाइड करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, तो उसके साथ साथ आपके डीएनए का भी यहाँ पे नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपकी इस तरीके से हम यहाँ पे क्लोनिंग कर सकते हैं। दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द क्लोनिंग, कि आपने यहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ाया, तो बैक्टीरिया के साथ साथ आपका यहाँ पे आपके फ्रेगमेंट का भी नंबर आपके यहाँ पे बढ़ेगा। और याद रखना, ये जो वेक्टर यहाँ पे होता है, वेक्टर के उन्होंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे देके रखे हुए। एक तो आपका यहाँ पे YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा वेक्टर आपका जो वहां पे मेंशन किया दैट्स योर PAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो ये 2 वेक्टर्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आज की डेट में बहुत अलग अलग टाइप के वेक्टर्स आपको मिलते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आज जो बच्चे यहाँ पे बैच में, इनमें से कई सारे बच्चे फ्यूचर में जब लाइफ साइंस में रिसर्च कर रहे होंगे या मेडिसिन में जाने के अगर रिसर्च करेंगे, सो यू विल बी यूजिंग दिस वेक्टर्स। बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, and you use them, you grow your genes and you cultivate proteins, you do all those kind of things. So you need those vectors. So ये बायोटेक में अब ये टर्म आपके सामने बार बार आएगा, ठीक है।
ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिए, क्लोनिंग किया, वेक्टर्स हमने यहाँ पे यूज किया, हमारे बीएससी एंड वाईएससी हमने यहाँ पे वेक्टर्स हमारे यहाँ पे यूज किए, एंड सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये हम यहाँ पे वेक्टर्स यूज करके उनका हम नंबर बढ़ाते हैं वहाँ पे। सो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है, अगर पहली बार नहीं आई थी तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जो आपका जो सीक्वेंस है उसका आपको जानने के, उसमें आपका लाइक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपका वहां पे क्या है, जो आपके पास यहाँ पे फ्रेगमेंट्स है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर सीक्वेंस है क्या। अब वो करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक यूज की, दैट इज कॉल्ड एज माय सैंगर्स सीक्वेंसिंग। जो आपके सैंगर्स आपके यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, सैंगर जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मेनली पता है क्या था? उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे था that he was able to determine the sequence of amino acid. He was able to determine the sequence of amino acids in protein. तो इनकी जो टेक्निक थी ना, उसी टेक्निक को यूज करके हमने पता लगाया कि डीएनए का सीक्वेंस क्या हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में आपको नहीं देखना कि फ्रेडरिक सैंगर ने यहाँ पे कैसा होता है, उसका सैंगर सीक्वेंसिंग क्या होता है, वो आपको समझना नहीं इतना डिटेल में, बट याद रखना कि इन्होंने यहाँ पे यूज किया था। उसके बाद आप डायरेक्टली याद रखना कि सीक्वेंसिंग करने के बाद आपको उस डेटा को स्टोर करना था, विच वॉज स्टोर्ड इन योर पर्टिकुलर लाइक एडवांस कंप्यूटर्स। और एक और चीज याद रखना, एक बार आपने सीक्वेंसिंग कर ली, एक बार आपने सीक्वेंसिंग यहाँ पे कर ली अपने डीएनए की, आपने एक बार पता लगा लिया कि यार इसका सीक्वेंस क्या है, समझो आपको पता चल गया कि इसका सीक्वेंस मेरा यहाँ पे ये है, तो इसके बाद आपको ये पता लगाना है कि ये सीक्वेंस कौन से क्रोमोसोम को बिलोंग करता है। ये भी तो आपको पता लगाना है कि आपने सीक्वेंस आपने पता लगा लिया, नाउ यू हैव टू नो दैट कौन से क्रोमोसोम के ऊपर ये सीक्वेंस आपको मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं मैपिंग करना। सो इसके बाद हमने यहाँ पे मैपिंग की थी। सो आफ्टर दैट वी डिड द मैपिंग, और मैपिंग करना मतलब यू असाइन कि ये फ्रेगमेंट ये क्रोमोसोम को बिलोंग करता है, तो ये भी यहाँ पे किया गया था। सो दीज आर द सम ऑफ द स्टेप व्हिच वी हैव डन ओवर देयर। उतना ही आप याद रखो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। इसका याद रखना कि द सीक्वेंस of chromosome 1 was complete in the year of May 2006. This was the last of the 24 chromosomes and 22nd autosomes and X and Y. तो ये हमारा लास्ट में हमारा क्रोमोसोम 1 का यहाँ पे हमें सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ पे मिल गया था 2006 के अंदर। दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये काफी एडवांस कंप्यूटर्स आपके बन चुके थे तब, तो ये सीक्वेंसिंग भी उन्हें मैन्युअली कोई करना नहीं पड़ रहा था। दे वर यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स जिनकी मदद से आप उनकी सीक्वेंसिंग आप कर सकते थे, जो आप लोग भी यूज करोगे फ्यूचर में, आई एम वेरी श्योर। सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो हम आगे वाले क्वेश्चन से हम देख लेंगे। सो नाउ यू हैव द साइलेंट फीचर्स, सो प्लीज गो टू द साइलेंट फीचर्स। यहाँ पे ये साइलेंट फीचर्स आपके लिए दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नीट में आएंगे आपके सामने साइलेंट फीचर्स, उसके साथ साथ यू विल फाइंड देम कमिंग इन द बोर्ड एग्जाम एज वेल, कि कितना ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने मिलियन बेस पेयर थे, ये याद रखना। The average length of the gene is going to be around 3000 base pair. ठीक है, इतने बेसेस आपको यहाँ पे मिलते हैं एक एवरेज जीन के अंदर, राइट। सबसे बड़ा जीन मेरा कौन सा यहाँ पे? डिस्ट्रोफिन, 2.4 मिलियन बेसेस। किसको याद आ रहा है डिस्ट्रोफिन क्या था? ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, इतना ही बता दिया तब भी चलेगा। सो इट इज वन ऑफ द डिसऑर्डर जो आपका होता है, उसको मतलब एक प्रोटीन होता है जो बहुत एसेंशियल होता है आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। The total number of gene are around 30,000. पहले लगा था कि बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इतने हैं नहीं, right? And almost 99.9% nucleotide bases are exact same in all the people. हम सबके अंदर almost bases हमारे यहाँ पे same होते हैं। The function are unknown of 50% of the discovered gene. 50% जीन का हमें रोल मालूम ही नहीं। Less than 2% of the genome codes for a protein. Less than 2% जीनोम आपका कोड करता है प्रोटीन को लेके। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि आपका जब म्यूटेशन होता है तो मेजर म्यूटेशन आपका वहां पर है जहां पे आपका प्रोटीन बन ही नहीं रहा। यस सर। दैट इज व्हाई आपके ऊपर उसका फिनोटाइपिक इफेक्ट होता ही नहीं है, बिकॉज ओनली 2% ऑफ द जीनोम इज कोडिंग फॉर द प्रोटीन। और कई बार म्यूटेशन जो आपका होगा वो आपका ऐसी जगह पे हो रहा होगा जहां पे कुछ है ही नहीं, राइट। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये भी मैंने आपको बताया था। कुछ आपके ऐसे सीक्वेंस होते हैं जैसे AT, AG, ऐसा कोई सीक्वेंस आपका होगा जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, और ये सीक्वेंस आपका कुछ कोड नहीं कर रहा, इट इज नॉट कोडिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटीन। तो ऐसे रिपीटेड सीक्वेंस आपको मल्टीपल्स मिल जाता है आपके डीएनए के अंदर, जो हम बाद में वापस आगे देखेंगे, राइट। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स, ये याद रखना, एंड Y हैज अ
few number of genes. And then you have a term like scientists have identified 1.4 million location where you find single nucleotide polymorphism. ये भी हम आगे देखते हैं. I'll show the picture. We have done this thing. I'll show the picture to make you understand. ठीक है. So these are the things you have to know. ये आपका repeated sequence आपके सामने है. इनको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a satellite DNA. You call them as a satellite DNA. और ये satellite DNA आपको mainly मिलते हैं 3 locations के ऊपर. You will find them in the centromere. आपको मिलेगा देखने के लिए आपके सेंट्रोमियर के अंदर, यू विल फाइंड देम इन द टेलोमियर के अंदर एंड यू विल फाइंड देम इन द हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर. तो वहां पे सैटेलाइट डीएनए आपको अच्छा खासा देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है. मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि समझो एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हम सबके अंदर है, लेकिन हम सब कहते हैं इसका नंबर अलग होगा. किसी के अंदर इसका नंबर होगा 100, किसी में होगा 25, किसी के अंदर होगा ये 70. सो द सीक्वेंस इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और ये है मेरा यहाँ पे एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस. ये सीक्वेंस यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं करता. इट इज नॉट गोइंग टू कोड फॉर एनीथिंग. ठीक है. सैटेलाइट डीएनए कोई प्रोटीन नहीं बनाते. इट्स अ रिपीटेड सीक्वेंस जो आपका कुछ कोड नहीं कर रहा होता. इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं. किसको याद है सैटेलाइट डीएनए के 2 टाइप्स क्या होते हैं? मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट. कुछ याद आ रहा है? यस सर. वो माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, तो उसे हम बाद में देखते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. आपके पास मोनिका बोलो क्या सवाल है आपको, बताइए. सर वो टेंडम क्या होते हैं वो याद नहीं आ रहा है. टेंडम रिपीट का मतलब यहाँ पे होता है एक ही सीक्वेंस मल्टीपल टाइम रिपीट होना. दैट इज कॉल्ड माय टेंडम रिपीट ओवर हियर. ठीक है. तो वो टेंडम रिपीट मतलब वो इसकी बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट डीएनए की वो लोग बात कर रहे हैं, जो सीक्वेंस उसकी बात कर रहे हैं. दे आर गेटिंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. दैट इज कॉल्ड एज माय टेंडम रिपीट. ठीक है. वो टर्म का कोई एक स्पेसिफिक मतलब नहीं है. इट इज नॉट लाइक इट इज अ सर्टेन सीक्वेंस, सेपरेट कोई सीक्वेंस नहीं है. टेंडम रिपीट का मतलब भी आपके यहाँ पे दैट दिस सीक्वेंस आर गेटिंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. और जो आपको मिलेंगे हर किसके अंदर वेरी होते हुए आपको मिलेंगे, बट नॉट इन द आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम. ठीक है. नाउ यू हैव दिस सीक्वेंस. अब आपके सामने यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंस है. 2 पर्सन है आपके यहाँ पे. एक पीयूष नाम का लड़का है, एक कोई तो भी लड़का है यहाँ पे, पर्सन भी जिसका नाम नहीं है. दोनों के अंदर आपको डीएनए का सीक्वेंस आपको मिलेगा, लेकिन कुछ लोकेशंस के ऊपर वो वेरी करेगा. सो कहीं पे क्या होगा ना कि समझो एक के अंदर ये सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, और उसी वही एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर दूसरे पर्सन में कुछ और सीक्वेंस वहां पे होगा. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. और ऐसे आपको 1.4 मिलियन अभी तक मिल चुके हैं. सो समझो ये मोनिका का डीएनए है यहाँ पे, राइट, और ये अपना तंत्र का डीएनए. तो एक सर्टेन लोकेशन पे न्यूक्लियोटाइड वेरी करेगा, और जहां पे न्यूक्लियोटाइड वेरी कर रहा है, फलक में मोनिका में कोई और है, तंत्र में कोई और है, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. और ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस अभी तक हमारी डीएनए में मिल चुकी है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज माय SNPS, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. सो अब यहाँ पे इसका आंसर बताओगे आप लोग हैंड रेज करके. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर्स टू व्हाट? जल्दी हैंड रेज करिए इसके अंदर फटाफट. बस रानी बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन डी. डी कह रहे हो या बी कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? डी सर. दिल्ली वाला डी. यस सर. अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी. Genes expressed as RNA are my express sequence tag. याद रखना बेटा सब लोग, जब हम Yes, express sequence tags की बात करते हैं तो वहां पे आपका वो जीन होता है जो आपका RNA आपको बना के देगा. So that is going to be your express gene, that is going to be your express tag sequence tag. तो यहाँ पे आप उन्हीं जीन्स की बात करते हो जो आपको RNA बना के दे रहे थे. तो इसका ऑप्शन बी आएगा बेटा, ऑप्शन बी आएगा इसके अंदर. लेट्स टॉक अबाउट माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम यहाँ से समझते हैं. नॉर्मल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम यहाँ पे करा रहे होते हैं, वो करने के लिए आपका रीजन क्या होगा जनरली? सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप कराते इसलिए जब आपके पास एक क्राइम सीन हो या आपको करना हो आपका पैटर्निटी टेस्ट, तो यहाँ पे आप करते हो अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है. हर किसी के अंदर ये अलग होता है. याद रखना आपके जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स आपके यहाँ पे होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप चेंज नहीं कर सकते. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. 99.9% डीएनए तो हम सबका सेम है.
0.1% हमारे अंदर है यहाँ पे डिफरेंस, और वो डिफरेंस किस चीज का है? सैटेलाइट डीएनए का। रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ माय सैटेलाइट डीएनए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो हमने 2 स्लाइड पहले देखा था, उसका ही फर्क है हम सबके अंदर। एक से ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम सबके अंदर वेरी करेगा। तो यू विल हैव द पॉलीमॉर्फिज्म, इसका भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर 10 होगा, इसमें 50 होगा, इसमें 100 होगा। सो दैट्स कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए आपके यहाँ पे होते हैं 2 टाइप्स के। यू हैव अ मैक्रोसैटेलाइट एंड यू हैव अ मिनी सैटेलाइट। मैक्रोसैटेलाइट आर लेस देन 10 बेस पेयर, मिनी सैटेलाइट आर बिटवीन द 10 एंड 100 बेस पेयर के बीच में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे मिनी सैटेलाइट। So I think you have these 2 type of satellite, macro and mini satellite you will get to see. You have less than 10 base pair and you have a mini satellite which is going to be within the 10 to 100 base pair. Okay, that's something you have to know. अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, देखो इस चीज को यहाँ पे समझो। मैंने जब डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया, तो सैटेलाइट डीएनए मेरे यहाँ पे बिल्कुल अलग सा बन के आपको मिल जाता है। यू विल फाइंड सैटेलाइट डीएनए आपका अलग से आपको मिल जाएगा। एंड आप लोकेशन याद रखना सैटेलाइट डीएनए की, सेंट्रोमियर, हिप्पोक्रोमैटिन एंड टीलोमियर, यहाँ पे आपको मिलता है सैटेलाइट डीएनए। क्या सैटेलाइट डीएनए कोई प्रोटीन बना के देगा? नो सर। नो सर। कभी नहीं। इट विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ प्रोटीन। अगर सैटेलाइट डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन आ गया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा। राइट। अब जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं, याद रखना म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है जर्म सेल का म्यूटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे बकल कैविटी के सेल के अंदर कोई म्यूटेशन आया तो क्या वो म्यूटेशन मेरे बच्चों में जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नो सर। नहीं जाएगा सर। ठीक है। अगर कोई म्यूटेशन आया जो मेरे जर्म सेल्स के अंदर आ गया, मेरे स्पर्मेटोगोनिया में अगर कोई म्यूटेशन आ गया, तो क्या वो म्यूटेशन मेरे ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा सर। Yes, that will happen. It will go to the my offspring because अगर germ cell में mutation आ रहा है then it will pass to the next generation. बाकी mutation आपको नहीं जाता। इसलिए अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे बच्चे को भी कैंसर होगा, that is not the case. अगर कोई स्मोकर है उसे कैंसर हो रहा है, that doesn't mean कि दूसरे पर्सन को वहां पे कैंसर होगा, because it is happening in some of the cells, somatic cells, mutation हो रहा है, that won't go into the germ cells. So that is something you have to see. Alright, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट का तरीका है। यहाँ पे आप लोग बताइए इसमें करा क्या जाता है। पहले हम लेते हैं हमारा यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो आपने यहाँ पे देख लिया, बता दो उसके बाद क्या हम क्या करेंगे। आइसोलेशन सर हाँ रेस्ट्रिक्शन करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक एंजाइम जिसका नाम मेरा यहाँ पे होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैं यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे करूंगा मैं यहाँ पे अपना यूज। अब जब मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे एंजाइम यूज करूंगा, ये एंजाइम का काम क्या होता है वैसे? डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। बहुत सही। इट विल ब्रेक डाउन द डीएनए इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए को ब्रेक करेगा मेरे यहाँ पे कई सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर। अच्छा, अभी आपके पास वर्कलोड वैसे है काफी, you have some workload. I won't say काफी, but you have some workload. You are doing the extra classes, you are doing this classes, you are doing your solving questions. आप में से कोई है जो कह रहा है कि नहीं मैं थोड़ा और वर्कलोड हैंडल कर सकता हूँ? I can solve some more questions of biology. कोई है? नो सर। Alzia, आप तो Alzia, you're not even going to learn class बेटा। कोई है? कोई तो बोला। महेश सिंह, we can। ठीक है, ये पैनिक मत हो, कोई होमवर्क नहीं दूंगा मैं भी आपको, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू सी कोई है जो बोलेगा। नहीं सर, लोड तो डबल हो। ये कौन था? ये हु वाज दैट? ये कौन है ये जो बोल रहे? अलजिया ना? अलजिया, आपसे तो बाद में बात करेंगे हम लोग अलग से। आपसे मैं और मोहित सर अलग से बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सो यूज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू गेट अ नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ओवर देयर। फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मिल चुके। दीस आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ माय डीएनए। दीस आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब क्या किया जाता है? ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मुझे बताइए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यहाँ पे रन करते हैं, ये करने का पर्पस क्या होता है? कोई हैंड इसके मुझे बताओ यहाँ पे, व्हाई वी आर डूइंग दिस? बताओ मोनिका। सर ये जो डीएनए की जो चेन होती है ना उसको एम्पलीफाई करता है। नहीं बेटा नहीं, ट्राई अच्छा था लेकिन बिल्कुल गलत हो गया। अक्षरा बताओ क्या होगा इसका, क्या होता है इसका काम? जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक
एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाता है इतना डिटेल और में नहीं जो बताना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने बायोटेक पढ़ा है, उन्होंने बायोटेक नहीं पढ़ा। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप करते क्या हो जनरली, आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप यहाँ पे? सर वो लाइन वाइज लग जाते हैं इस पे फ्रेगमेंट्स को आप Polymerize सेपरेट करते कर रहे हो, फ्रेगमेंट्स को, आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को, राइट, आप इन्हें यहाँ पे आप सेपरेट कर रहे हो। अक्षरा, हो गया बायोटेक का चैप्टर स्कूल में? नो सर, इसी में पढ़ लिया था स्कूल में, ये मतलब इसमें भी वही पढ़ा लिया था मैं। अच्छा, तो उन्होंने वो इलेक्ट्रोलिसिस इसके अंदर रिकवर करा दिया, सही है, राइट। Yes, sir. सो यहाँ पे आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप यहाँ पे सेपरेट कर पाते हो। सो ऑल द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड ऑन द लाइक इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स आपने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। फ्रेगमेंट्स को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर चुका हूँ। मेरे डीएनए फ्रेगमेंट मेरे यहाँ पे होंगे डबल स्टैंडर्ड। अब मेरा पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे क्या आएगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन, Alkaline chemicals. एल्कलाइन केमिकल मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। सो आई विल बी एडिंग सम काइंड ऑफ एल्कलाइन केमिकल इन दिस। सो जब मैं यहाँ पे एल्कलाइन केमिकल में अपना यहाँ पे ऐड करता हूँ, व्हेन आई ऐड द एल्कलाइन केमिकल ओवर देयर, सो व्हाट आई विल बी फाइंडिंग कि मैं यहाँ पे कर क्यों रहा हूँ ये, व्हाई आई एम डूइंग दिस? मेरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मैं सिंगल स्टैंड में ब्रेक करना चाहता हूँ। सो आई वांट दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू कम इनटू बिकम अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसलिए मैं यहाँ पे अपना अल्कलाइन केमिकल वहां पे डाल रहा हूँ। ठीक है, दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर देयर। अच्छा, और क्या करा जाता है इसके बाद? नाइलॉन शीट पे शिफ्ट किया जाता है। और उसको हम क्या बोलते हैं? जब नायलॉन शीट पे आप ट्रांसफर करते हो उसको हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग। वेरी गुड। जब आप नायलॉन शीट से ट्रांसफर करोगे, दैट इज कॉल्ड एज माय सदर्न ब्लॉटिंग। नायलॉन शीट या नाइट्रोसेल्युलोज शीट पे आप ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज माय सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रेडियोएक्टिव एडिशन। सुनो, एक बार आपने सदर्न ब्लॉटिंग कर लिया तो यार इतना स्टेप नंबर 5 है मेरे यहाँ पे, सदर्न ब्लॉटिंग मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ मैं अपना। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे ना, यू हैव टू नो दैट कि अगर एक सीक्वेंस है, सैटेलाइट डीएनए का एक सीक्वेंस है ATGCA, ये समझो मेरा एक सीक्वेंस है मेरे सैटेलाइट डीएनए का, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ माय सैटेलाइट डीएनए। इसको मुझे ढूंढना है, इसको मुझे टारगेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लैब के अंदर मैं बनाऊंगा एक रेडियोएक्टिव प्रोब। रेडियोएक्टिव स्टैंड। रेडियोएक्टिव प्रोब में यहाँ पे बनाऊंगा, और वो जो स्टैंड जो मेरे यहाँ पे बनेगा उसका सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री राइट। सो ये जो आपका यहाँ पे सीक्वेंस आपका यहाँ पे बन के आया है, ये जो आपका सीक्वेंस बन के आया है, तो ये लैब में बनाया जाता है। दिस सीक्वेंस इज मेड इन द लैब, और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे रेडियोएक्टिव प्रोब, क्योंकि इसके अंदर आपकी होती है रेडियो सो इसके अंदर आप एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप यहाँ पे लगाओगे, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय रेडियो एक्टिव प्रोब। अब रेडियो एक्टिव प्रोब मेरे यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये मैंने लैब में बना लिया, और ये लैब में बनाने के बाद इसको मैं रिलीज कर दूंगा मेरे वहां पे नायलॉन शीट के ऊपर। तो सारे रेडियोएक्टिव प्रोब को मैं वहां पे रिलीज कर दूंगा इनसाइड द नायलॉन शीट के ऊपर। तो ये क्या करेंगे, ये जाके अटैच कर जाएंगे इस सेगमेंट के साथ, दे विल गो एंड अटैच देमसेल्फ विद द सैटेलाइट डीएनए। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा पहले ये बताओ, ये बात समझ आ गई ना आपको, यहाँ पे हमने क्या किया? अब हाँ, अब ये करने के बाद मुझे आप ये बताओ यहाँ पे कि मैंने रेडियोएक्टिव प्रोब बना दिया, इसको मैंने रिलीज कर दिया, इसको मैंने डाल दिया, आई हैव रिलीज इट इनटू द इन नायलॉन शीट पे, इसको मैंने डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये रेडियोएक्टिव प्रोब जाके वहां पे लग जाएगा, इट विल गो एंड अटैच टू द योर सैटेलाइट डीएनए को, जाके वो लग जाएगा। क्या मैं उसे नेकेड आई से देख पाऊंगा? नो सर। आई हैव टू ऑब्जर्व दैट अंडर द एक्सरे फिल्म के नीचे मैं उसे वहां पे देख पाऊंगा, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? कौन सा ग्राफी? राइट, ऑटो रेडियोग्राफी। एंड देन आई कैन ऑब्जर्व माय वो वाले डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे दिख पाएंगे जो मेरे यहाँ पे होंगे सैटेलाइट वाले। बताइए तो, बोलिए। सर वो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो की थी, उसमें डीएनए सेगमेंट्स को किस चीज से सेपरेट किया था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑन द अगारोस जेल के ऊपर। सो वो आप अभी नहीं सीखोगे, वो आप सीखोगे अगले चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करते कैसे हैं। ठीक है, अगारोस सुना होगा, अगारोस सुना था ना, अगारोस किसी ने तो सुना होगा, अगार जेल याद है? अगार जेल, रेड एल कुछ याद आ रहा है? जेलिडियम ब्रासिलिडिया, तो यहाँ पे भी यूज होता है उसका, वहाँ पे यूज करते हैं। खैर कोई नहीं, चलो
आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज व्हाट यू डू ओवर हियर. बीच में आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी आप करते हो जो वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ, बट यू कैन फाइंड दिस इज आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ये किया जाता है. ठीक है, कहीं ना कहीं याद रखना कि पीसीआर भी किया जाता है. ठीक है, देन सो सेपरेट किया आपने, अपना रेडियोएक्टिव प्रूफ अपना वहां पे डाल दिया, वो अटैच कर जाएगा सैटेलाइट डीएनए के साथ, एंड देन फिर आप उसे ऑब्जर्व कर पाओगे. तो ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिए. एंड ये जो सीक्वेंस आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, रुकना मोनिका 2 मिनट, जो सीक्वेंस आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, यू कैन कॉल एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी हम इन्हें बोल सकते हो एज अ VNTR. Because you can make different kind of RNA proof आप यहाँ पे बना सकते हो. They can show high degree of polymorphism and they are called as VNTR. बताओ मोनिका क्या सवाल है आपका, बोलो. सर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला समझ नहीं आ रहा, एक बार कोई रिपीट बात नहीं, करोगे? जाने दो. इतना दिमाग में बिठा लो आप कि एक लंच बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हम डीएनए को डालते हैं और फिर वो डीएनए आपका अलग हो जाता है, फ्रेगमेंट्स को हम अलग कर पाते हैं. जो बड़ा डीएनए होगा ना, इतना समझ लो आपकी, जो बड़ा डीएनए होगा वो आपका ज्यादा दूर दौड़ नहीं पाएगा, और जो छोटा डीएनए होगा वो काफी दूर तक चला जाएगा. वहां पे जो जो पास में डीएनए आपके होंगे वो बड़े डीएनए होंगे. बड़े डीएनए मतलब दे विल हैव मोर नंबर ऑफ बेस पेयर. जो छोटे डीएनए होते हैं मेरे दूर तक चले जाते हैं. अभी के लिए इतना याद रख लो बस. सर लेकिन वो उनको फ्रेगमेंट में तो वही कट ब्रेक कर दे रहा है ना, पहले रेस्ट्रिक्शन लिखने. हाँ सुनो मेरी बात, आपने फ्रेगमेंट को वहां पे अलग कर लिया, लेकिन आपने फ्रेगमेंट तो यहाँ पे कर लिया. देखो आपने फ्रेगमेंट तो आपने यहाँ पे बना लिए, लेकिन इन फ्रेगमेंट को मुझे सेपरेट करना है. इन फ्रेगमेंट्स को मुझे अलग करना है. अलग करने वाला मुझे बड़े वाले को अलग रखना है, छोटे वाले को अलग करना है. वो मैं कैसे करूंगा? यूजिंग माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. यस सर. ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो क्योंकि इसको तो आपको अलग से पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है इन द बायोटेक चैप्टर. सो ये आपने यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, बस हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे आपका खत्म. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये सारे स्टेप्स आप यहाँ पे एक बार फिर देख सकते हो. इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है, फिर देख लो आपका क्राइम सीन भी आपको यहाँ पता चल जाएगा. एनसाइड का क्राइम सीन, ANB आपके सामने यहाँ पे 2 क्राइम सीन के ब्लड सैंपल हमने यहाँ पे रन कर लिए, मतलब उनका फिंगरप्रिंटिंग हमने कर लिया, और सस्पेक्ट है हमारे यहाँ पे C वाला. देन आप रन करके देखो यहाँ पे उसके साथ मैच करेगा. सो दिस समथिंग वी हैव आल्सो डन, हमने भी हमारा यहाँ पे किया था. देखो हमारा क्राइम सीन का सस्पेक्ट. So that is something we have done over here, and this is an example of my DNA fingerprinting. So I hope अब ये आपको हमेशा याद रहेगा. Yes, ठीक है? sir. ये रहा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का, यहाँ पे मैंने पिक्चर डाल के रखा हुआ है. सो जो हम सीखेंगे अलग से, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग सेपरेटली. पता है एक मेरा आपसे सवाल है, आप थोड़ा सोचना इस बारे में. मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सोचो, काफी आपने मॉलिक्यूलर बेसिस आपने यहाँ पे पढ़ा है, तो आप अब मुझे हाँ या ना में जवाब देना. पहले तो हम क्या करते हैं क्लोनिंग के अंदर, व्हाट वी डू इन द क्लोनिंग. क्लोनिंग के अंदर हमारे यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया का जो कॉपिंग करते हैं। DNA, अरे रुक जाओ, इस सवाल आने दो पहले, रुक जाओ मैं बताता हूँ. यू हैव DNA, बैक्टीरियल DNA, राइट. इसमें लगाते हैं मेरा यहाँ पे जीन. समझो मैं इंसुलिन का जीन यहाँ पे लगा रहा हूँ, इंसुलिन का जीन यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, राइट. अब जब इंसुलिन का जीन यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो मुझे यहाँ पे बनेगा इंसुलिन प्रोटीन बनते हुए. इंसुलिन का प्रोटीन यहाँ पे मुझे बनते हुए यहाँ पे मुझे मिल सकता है. मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि बैक्टीरियल DNA के अंदर क्या इंसुलिन, अगर मैं जीन लगाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे इंसुलिन का जीन लगाया तो क्या मुझे यहाँ पे प्रोटीन बनते हुए मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मैं सर कहाँ से लाओगे इंसुलिन का जीन लगाने के लिए? वो मैं ले आऊंगा, वो मैं ह्यूमन सेल से निकाल सकता हूँ. कहाँ से लाओगे? नहीं वो तो मैं ला सकता हूँ. हाँ अब बोलो, बनेगा नहीं बनेगा प्रोटीन? नो सर. नहीं बनेगा सर। ठीक है. अच्छा जो नहीं बनेगा, मोनिका के लिए नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? सर उसके लिए उसको एक प्रमोटर जीन भी चाहिए, अगर मतलब उसको प्रमोट करे तो. इतने धीरे बोलोगे तो किसको सुनाई देगा बेटा? वो काजल को भी नहीं सुनाई देगा वहां पे. आप थोड़ा जोर से बोलो. सर उसको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए प्रमोटर जीन भी तो चाहिए होगा, अगर वो नहीं होगा प्रोमोटर तो तो होता है ना, लेकिन अरे बट यू हैव द प्रोमोटर इन द लैक कोप्रोन में था ना, तो बैटर का तो प्रोमोटर होता ही है. यस वो सर. प्रोमोटर तो वैसे भी हमारे लाइक सबके कॉमन ही रहते हैं. टाटा बॉक्स वहां पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा. इंड्यूसर नहीं होगा तब वो क्या नहीं होगा? इंड्यूसर नहीं होगा तो इसके पास. बट यू डोंट नीड अ इंड्यूसर फॉर इंसुलिन ना. आपके बॉडी में इंसुलिन इंड्यूसर से थोड़ी बनता है, वो तो आपका बनता है एज पर द रिक्वायरमेंट. यस तब भी सर. ठीक है. एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीवन?
बनेगा? सर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसमें आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती। नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर आपकी आरएनए प्रोसेसिंग, तो आरएनए प्रोसेसिंग की जरूरत होगी क्या यहाँ पे? सर बैक्टीरिया में होती ही नहीं है। हाँ, बैक्टीरिया में नहीं होती। क्या हमारे इंसुलिन के प्रोटीन के साथ आरएनए प्रोसेसिंग की जरूरत होगी क्या? सर हमने अगर ट्रांसलेशन करनी है तो एमआरएनए को पहले अच्छे से वो बनाएंगे तो ही होगा। आरएनए ही लगेगा ना। राइट, सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग आपके यहाँ पे नहीं हो सकती, बैक्टीरिया के अंदर नहीं हो सकती ना। आप तो जानते हो बैक्टीरिया के पास वो सब होता ही नहीं है आरएनए Yes, प्रोसेसिंग sir. करने के लिए, तो उसमें तो हो नहीं सकती। तो आरएनए प्रोसेसिंग आपके यहाँ पे नहीं हो सकती बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन स्टिल आप अपना इंसुलिन का जीन डाल के अपना प्रोटीन बना सकते हो। बल्कि मैं कहूंगा कमर्शियल लेवल पे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, विल सी दैट लेटर, बट अभी के लिए याद रखना, यार आप भी सोच सकते हो थोड़ा। अभी नहीं सोचना, आराम से टाइम लेके सोचो कि आप इंसुलिन वाला जीन अपना लगाते हो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, एंड यू कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन आउट ऑफ इट। इवन दो आरएनए प्रोसेसिंग वो वहां पे नहीं कर सकता, तब भी आप ये कर सकते हो। यू कैन मेक दैट हैपन। हाउ यू कैन थिंक अबाउट दैट, बिकॉज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन द चैप्टर ऑफ माई बायोटेक। तो ये करा जाता है, सोचना इस बारे में कभी आराम से। Which of the following is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available at present? इनमें से कौन सी की जरूरत नहीं होती? क्या होगा सिद्रा यहाँ पे आंसर? सर ऑप्शन डी। और ये भी याद रखना, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पे होता है वो प्रोब के साथ जो लगा रहता है ना, डीएनए को अटैच करा रहता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सर जिंक फिंगर क्या? ये हम करते हैं ना, जिंक फिंगर एनालिसिस तो हम यहाँ पे करते ही नहीं है। यस सर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में से कौन सा टेक्निक हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यहाँ पे यूज करते हैं? अगेन, वीएटीआर। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जो हमारा प्रूफ बना रहते हैं, सो दैट इज समथिंग विल बी यूजिंग ओवर देयर। व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इनमें से कौन सा एक बनता है बेसिस मेरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? कर लो हैंड रेज आराम से। काजल बताइए, काजल आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? काजल आप भी रेगुलरली क्लास लगाते हो ना, 11th का भी आप क्लास लगाते हो, मैंने देखा है, 12th का भी आप लगा रहे हो। यस सर। दैट्स अ गुड थिंग। Good thing in the sense you have a strong intent for your goals. Nice, अच्छी बात है। बताओ इसका क्या आंसर होगा? ओके, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, देख लो। शिवा आपको क्या लग रहा है? सर डी। शिवा आपको डी लग रहा है यहाँ पे। अलजिया क्या लग रहा है आपको? ए। लग रहा है, ओके। बताइए काजल क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। बेटा ऑप्शन डी ही आएगा। The whole idea of DNA fingerprinting is based on satellite DNA. Satellite DNA occurring at a highly repetitive short DNA, occurring as a highly repetitive short DNA segments. That's a correct answer. ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। There's something we have already done this question, so let's not waste time on this. आपको बताया था ना कि आपका 7th 8 9 पे अगर कोई आपका सीक्वेंस गया तो फिर क्या होगा, तो पूरा आपका एक पूरा अपने कोडॉन ही आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो इफ इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने ये पूरा पूरा आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, सो आपका कोई रीडिंग फ्रेम में आपके यहाँ पे फिर दिक्कत नहीं आएगी। सो रीडिंग फ्रेम आपका बदलेगा नहीं यहाँ पे। अगर आप पूरा कोडॉन अगर आप यहाँ पे निकाल लो, देन आपका रीडिंग फ्रेम आपके यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सो दिस समथिंग वी हैव डन। याद रखना, आपका जो शुगर होता है वो पेंटोस शुगर होता है, जिससे आपका डीएनए बनता है। उसमें लिखा होता है नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, पेंटोस शुगर में कितने कार्बन लगे हुए होते हैं? 5। 5। This is something you know. What is nucleoside? Then becomes a nucleotide. हाँ, ये bonds please याद रखना। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या होगा मेरा? फॉस्फोएस्टर bond, right? It is called as my phosphoester bond, right? Then you have a bond, you have a glycosidic bond. हाँ ठीक है, these are the bonds we'll get to see in this. Then nitrogen bases क्या होते हैं? You know all those bases over there. अच्छा, अब अगर ये मेरा न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, तो इसका कौन सा कार्बन एटम जो यहाँ पे होगा वो अटैक करेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के ऊपर? 3 वाला। और अटैक करेगा, बिल्कुल सही।
थर्ड कार्बन का OH मेरा हमेशा यहाँ पे अटैक करता है एंड यू विल फाइंड एक नया न्यूक्लियोटाइड वहां पे जाके लग जाएगा. सो यू हैव अ 3 to 5 phosphodiester bond has been formed. So backbone of polynucleotide, बिल्कुल सही. So you can see over here, हाँ याद रखना RNA और DNA में फर्क क्या रहता है कि RNA के अंदर you have a second carbon पे आपको OH मिलेगा and because of that it becomes reactive. रिएक्टिव. आपका यहाँ पे हाईली रिएक्टिव आपके यहाँ पे हो जाता है और बिकॉज आपके यहाँ पे रिएक्टिव हो जाता है इसलिए थोड़ा अनस्टेबल भी हो जाता है. तो आरएनए आपका रिएक्टिव है, अनस्टेबल है एंड इसलिए इसको हमने नहीं सिलेक्ट किया एज अ जेनेटिक मटेरियल. और ये भी याद रखना कि इसके अंदर म्यूटेशन काफी रैपिडली होता है आरएनए के अंदर. ये क्वेश्चन भी भेजा था मैंने, बाय द वे एक असाइनमेंट भेजा है, प्लीज शेयर करो फटाफट सब लोग करके. सो देन यू हैव द वाटसन क्रीक एंड या ये वैल्यूज याद रखना. एक सिंगल जो आपका जो हेलिक का जो टर्न होगा, एक सिंगल टर्न जो आपका यहाँ पे होता है, तो सिंगल टर्न विल हैव अ लेंथ ऑफ अराउंड 3.4 नैनोमीटर. 3.4 और दो बेसिस के बीच में, दो बेस पेयर के जो आपको यहाँ पे डिस्टेंस आएगा दैट्स गोइंग टू बी योर 0.4 नैनोमीटर. तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है. सो एवरी टर्न विल हैव 10 बेस पेयर. क्या सो ये आप यहाँ पे याद रखें. हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आई होप यू ऑल ऑफ यू नो दिस स्मॉल थिंग्स. ये काफी स्मॉल चीजें हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू नो ऑल दोस थिंग्स. याद आ रही है ना ये सब चीजें आपको यहाँ पे? Yes, यस सर. पैरेलल स्ट्रैंड्स. अच्छा अब ये बात यहाँ पे याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स आपके होते हैं पॉजिटिव. क्यों होते हैं पॉजिटिव? क्या होते हैं उसके अंदर? कौन से अमाइनो एसिड वहां पे लगे हुए मिलते हैं मुझे यहाँ पे? लाइसिन एंड अर्जिनिन. राइट, लाइसिन एंड अर्जिनिन आर द टू अमाइनो एसिड आई विल फाइंड ओवर देयर. इसलिए वो बन जाते हैं मेरे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स. अर्जिनिन एंड लाइसिन यू विल फाइंड इन देम. ठीक है, और इसलिए इजीली आपका रैप कर पाता है आपके डीएनए के साथ. याद रखना ऑल द हिस्टोन प्रोटीन्स ओवर देयर. These are the names you have to know. You have a linker protein, you have a DNA wrapped around itself. कितना बेस पे का डीएनए यहाँ पे लगा होता है? कितना बेस पे का डीएनए यहाँ पे रैप किया जाएगा? 200. 200 बेस पेयर. बिल्कुल सही. You will have a DNA of 200 बेस पेयर. ठीक है, बहुत बढ़िया. So you will have your linker DNA वहां पे आपको मिल जाएगा. Linker DNA will be also seen over there. Repeating unit of nucleosomes can be seen over there. Chromatin thread आप यहाँ पे देख पा रहे हो. एंड ये कंडेंस होगा एंड विल फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम्स कंडेंस होकर बनाएंगे आपके यहाँ पे क्रोमैटिन एंड देन इनटू द क्रोमोसोम्स. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. अब दो टर्म्स याद रखना, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन. इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए काम आएगा? यूक्रोमैटिन. राइट, बहुत बढ़िया. इट इज समथिंग यूज्ड फॉर माय ट्रांसक्रिप्शन. और जो हेटेरोक्रोमैटिन मेरे यहाँ पे होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली आपका इनएक्टिव होगा. अगर याद हो तो इसी एरिया के अंदर आपको इवन मिलता था आपका यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए आपको हेटेरोक्रोमैटिन में आपको मिलता है, सेंट्रोमेर में मिलता है एंड यू फाइंड देम इन द टेलोमियर. सो दीस आर द लोकेशन जहां पे वैसे भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा होता, वहां पे आपको सैटेलाइट डीएनए देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाता है. सो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, सो दीस आर द वैल्यूज यू हैव टू नो. प्लीज गो थ्रू ऑल दोस वैल्यूज ओवर देयर एंड एक्सपेरिमेंट्स. वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं बट वो आप अपने एंड से उसे आप देख सकते हो. यू कैन हैव अ लुक एट दोस एक्सपेरिमेंट्स. बाकी चीजें हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया. ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द एनसीईआरटी एंड पुराने क्वेश्चंस जो हमने वहां पे भेजे थे वो आप एक बार सॉल्व कर लो. और एक नया असाइनमेंट आपको भेजूंगा फॉर दिस चैप्टर, वो भी आप सॉल्व कर लेना. एक अभी भेजा था 16 क्वेश्चन का, एक और आपको मिल जाएगा 20 क्वेश्चंस का. तो प्लीज मेक श्योर सॉल्व दैट. ठीक है, सो दैट इज वेयर योर रिवीजन गेट्स कंप्लीटेड. एंड अब आप लोगों का टेस्ट होगा संडे को और हम लोग वापस मिलेंगे मंडे को. नो, मंडे को विल हैव अ हॉलीडे. सो मंडे को विल बी हैविंग अगेन विल बी हैविंग हॉलीडे. बहुत छुट्टी आ रही है आप लोग की आजकल. सर मंडे को स्पोर्ट क्लास भी होती है. छुट्टी वाला मन चल रहा है सर. क्या कह रहे हो मोनिका? स्पोर्ट क्लास नहीं है मंडे को कोई.